We have finished. Now we have to move on to the macroeconomics, and as already seen yesterday, macro means large. Therefore, when we refer to macroeconomics, we are referring to the study of the economy of the country as a whole. So, if in microeconomics we study about the demand of one particular commodity, in macroeconomics we study about the aggregate demand for all type of goods and services produced by the three sectors in the economy: primary, secondary and service sector. ठीक है, total demand for all type of goods and services. So if we study about the price determination of one good or service in microeconomics, we study about the general price level of goods and services, taking into consideration the prices of certain list of goods and services. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन के बारे में, सप्लाई के बारे में, डिमांड के बारे में, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के इनकम के बारे में पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम. We study about the aggregate demand, we study about aggregate supply, we study about aggregate level of consumption in the economy, we study about aggregate level of savings in the economy, we study about aggregate level of investments that take place in the economy in a given period of time. So if you see the example that I just quoted, you will find I am referring to the variables that are related with the economy as a whole. Okay, so we are studying the overall condition, economic condition of the country. ठीक है ना, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं राष्ट्र की. Now, so यहां पर देखिए अंडरलाइन किए लार्ज एग्रीगेट्स लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट, द जनरल प्राइस लेवल, टोटल आउटपुट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, बट एट द नेशनल लेवल. इज दैट क्लियर? नाउ एक मिनट, आप ये शायद आपके नोट्स में सब इंक्लूडेड होगा, मैं जब बोलूं तभी करना. मैं आपको बोला ना, मैं स्लाइड में डाल दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा ये सब जो दिखा रहा है, तो घर में भी आप आराम से सिस्टमैटिकली उसको कहां नोट करना है कर सकते. बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी एक्स्ट्रा आप लिखेंगे जहां पर मेन डिस्क्रिप्शन है उसके आसपास ही होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको ढूंढना ना पड़े कुछ एक्स्ट्रा है क्या. ठीक है ना. तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 सेंटेंस हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पास आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो इट इज एट, एवरीथिंग इज एट वन प्लेस. ओके, चलिए. Yesterday we saw about microeconomics and the major function or the major scope of, or you can, the subject matter of study in microeconomics we saw was the optimum allocation of the resources. Correct? And that allocation of resources was depending upon what? Price. Is that clear? तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का बेसिस है प्राइस. हेलो, ठीक है ना. एंड द एंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच डिपेंड्स अपॉन प्राइस. सो प्राइस बिकम्स द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ इन केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, it is the national income which is the basis of study of the economy as a whole. National income में एग्जाम्पल दे देता हूं. नेशनल इनकम हम इसलिए पढ़ते हैं. एंड व्हाट इज नेशनल इनकम? Those who have done commerce should know. It's the money value or the market value of all the final goods and services that are produced in the country during the year. मनी वैल्यू ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन. इन अदर वर्ड्स, एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो मनी वैल्यू ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. अब यहां पर मैंने टर्म यूज किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो
प्रोडक्शन की सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो फाइनल गुड्स के बारे में हम बात करते हैं। नेशनल इनकम इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और आम बोलचाल की भाषा में भी हम बोलते हैं ग्रोथ हुआ, तो ग्रोथ देखने के लिए हम सबसे पहला इंडाइस कौन सा रेफर करते हैं, तो नेशनल इनकम। पिछले साल के मुकाबले में नेशनल इनकम बढ़ा या कम हुआ, यही कंपैरिजन करते हैं ना। यानी पहला इंडाइस क्या है ग्रोथ को मेजर करने का, नेशनल इनकम। आई होप दैट्स क्लियर। नेशनल इनकम बढ़ गया मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया। हेलो, नेशनल इनकम बढ़ गया यानी प्रोडक्शन बढ़ गया गुड्स और सर्विसेज का। अपने आप बढ़ गया नहीं, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा इकोनॉमी में, ठीक है ना। प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब कैपिटल गुड्स में बिजनेस फर्म्स इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ा, अपने आप बढ़ा क्या, नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों की इनकम बढ़ी, इसलिए कंजम्पशन भी बढ़ेगा और सेविंग्स भी बढ़ेगी इनकम बढ़ने के साथ साथ। अब आप जस्ट इमेजिन चेंज इन वन मैक्रो वेरिएबल, चेंज इन वन मैक्रो वेरिएबल दैट इज नेशनल इनकम will bring about changes in other related macro variables also. I hope you are getting it, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम जो एक मैक्रो वेरिएबल है उसमें अगर कुछ चेंज होता है तो उस चेंज नेशनल इनकम से रिलेटेड दूसरी जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं उनमें भी चेंज आएगा, थोड़ा या ज्यादा। इज दैट क्लियर? So national income becomes the basis of the study of the economy as a whole. अब ध्यान दें यहां पर, मैंने आपसे कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब मैं आपको बोल रहा हूं यहां कि नेशनल इनकम में चेंज आता है तो इट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इन द कंट्री, it brings about change in the level of savings in the country, it brings about change in the level of investments in the country, it brings about change in the level of production in the country, it increases the level of output, it increases the income of the people. अब देखिए एक नेशनल इनकम में चेंज आने के कितने इफेक्ट, कितनी जगह इफेक्ट हो रहे हैं। I hope you're getting it. Is that okay? Therefore, in macroeconomics हमको अगर किसी एक मैक्रो वेरिएबल में चेंज आता है तो झक मारकर उस चेंज का इफेक्ट रिलेटेड मैक्रो वेरिएबल्स पर कैसा और कितना हो रहा है ये एनालाइज करना ही पड़ेगा। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगर आपने 12th में पढ़ा पार्शियल और जनरल, तो जनरल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको। अगर आपको नहीं बताया गया तो मैं बता देता हूं। एंड इफ यू नो, वेरी गुड। हेलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो एनी चेंज इन वन मैक्रो वेरिएबल विल हैव little or more effect on the other related macro variables, and therefore macroeconomics is termed as general equilibrium analysis. ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिस क्या है, प्राइस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिस क्या है, नेशनल इनकम। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स सी द स्कोप। तो आप देखें, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स national income and national output. The money value of national output is nothing but national income. Okay. Number 2, the general price level and the interest rates. General price, मैंने आपसे कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स में we study about the price determination of one good, one service, or a group of goods, group of services, small group of services. But in macroeconomics we study about the general price level. यानी हम महंगाई के बारे में पढ़ते हैं,
जब हम वो पढ़ते हैं जनरल प्राइस लेवल, तो देर इज ऑलमोस्ट अ लिस्ट ऑफ अराउंड 300 और 600, आई हैव फॉरगॉटन द नंबर, आप समझ जाए 300 आइटम्स का गुड्स के प्राइस को कंसीडर करके जनरल प्राइस लेवल या कंज्यूमर इंडेक्स, होलसेल इंडेक्स एक्सेट्रा कैलकुलेट किया जाता है. यानी देयर प्राइस इज नॉट, वन गुड इज नॉट कंसिडर्ड, बट अ प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड for calculating the indices. I hope that's clear. Therefore, it is a part of study of macroeconomics. Interest rates are important because investments to quite a large extent depends upon the rate of interest. Rate of interest are also important to induce the savings among the people. ठीक है ना? इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं सेविंग्स पर तो लोग सेविंग करेंगे, मगर प्रॉब्लम ये होगी कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बैंक डिपॉजिटर्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उनको हायर इंटरेस्ट रेट कमाना भी तो पड़ेगा. आई होप यू गॉट इट. सो इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स. और ध्यान रहे, जिस देश में सेविंग्स ज्यादा होंगे उस देश में इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि सेविंग के भरोसे ही तो कैपिटल फॉर्मेशन हो. आप बोलते हैं कि अरे मैंने तो फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, 50 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रख दिया. आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है. बैंक आपके 50 लाख रुपए रखकर सजाकर थोड़ी रखेगा, आपको इंटरेस्ट देने के लिए उसको इंटरेस्ट तो कमाना पड़ेगा ना. तो यू हैव स्टडीड, दोज हु हैव डन कॉमर्स, deposits का certain percentage is kept as a reserve and the balance amount is given out as a loan to the business enterprises. लोन देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में जिन्होंने कॉमर्स किया है, मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन. ओके, तो वहां पर लोन देंगे तो आपको क्या लगता है, LIC हो या कमर्शियल बैंक्स हो या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जहां हम पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, वो पैसा जाता कहां है? इट गोज फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स बोथ बाय गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. लोन देते हैं आगे, तो आपकी सेविंग 50 लाख की डिपॉजिट इसमें कन्वर्ट हो रही है एसेट में. हेलो. सो द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ सेविंग्स. सो सेविंग्स आर important in any economy. Therefore, government makes its policies in such a way, it tries to balance between national income, level of consumption, level of savings and level of investments. In सब में balancing act करती है government through different policies. Hello, is that clear? आप चाहे ना चाहें, ये सोचते कल जो भी इनकम कमाई करी है इन्होंने, ये सोचते कि चलो खाओ पियो ऐश करो कल हो ना हो, तो ये सेविंग नहीं करते, मगर गवर्नमेंट इनसे फिर भी सेविंग करवा लेती है. किस फॉर्म में? अगर ये जॉब में है तो इनको कंपल्सरीली अपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. आई होप यू गॉट इट. तो इस तरह से गवर्नमेंट के मेजर्स हैं. गवर्नमेंट बोलती नहीं आके एक एक को ए सेव कर सेव कर सेव कर, नहीं, पॉलिसी बना दी सारी एम्प्लॉइज के लिए एक साथ, कंपल्सरीली 10% ऑफ योर सैलरी पर मंथ विल गो टू द प्रोविडेंट फंड. और प्रोविडेंट फंड कब मिलेगा? जब ये बुढ़ा होकर रिटायर होगा. बराबर, सारा पैसा जो जमा हो जाएगा. गुस्से से मत देख, ऐसा ही होता. Is that okay? Clear to everyone? तो गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसीज बनाती है कि देयर इज अ बैलेंसिंग बिटवीन नेशनल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर मैक्रो वेरिएबल्स. ठीक है ना. सेविंग्स भी जरूरत से ज्यादा हो गई तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा तो प्रोडक्शन पर इफेक्ट आएगा. प्रोडक्शन पर इफेक्ट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा. आई होप यू गेटिंग इट. ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर. तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस तो होना ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स ने. आई होप यू गॉट इट नाउ. आई थिंक दैट term it should be now very clear to you why we term macroeconomics as general
इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है. देन कम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. Now you see, no country is self-sufficient in the production of all type of goods and services. क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने हर देश को सभी प्रकार के संसाधन दिए हैं, ऐसा है नहीं. किसी देश में कुछ रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी देश में दूसरे रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं की क्वालिटी अच्छी है, कहीं की क्वालिटी पुअर है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. देयर आर सो नेचर हैज नॉट बेस्टोड एवरी कंट्री विद ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज. Therefore every country has to depend upon other countries of the world, either to get the resources or to buy goods or services. In other words, हर कंट्री को फॉरेन ट्रेड में इंडल्ज करना ही पड़ता है. मतलब एवरी कंट्री हैज टू एक्सपोर्ट इन ऑर्डर टू इंपोर्ट. इज दैट क्लियर? द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of the country's transaction with the other countries of the world, ठीक है, is maintained by preparing the account called as balance of payment account. Is called as balance of payment account. A systematic record, एक देश का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दूसरे देशों के साथ जो व्यापार हो रहा है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या, कौन से देश को, कंट्री में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. नाउ यू विल फाइंड दैट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में नंबर 1 ऊपर देखें लेफ्ट साइड में करंट अकाउंट लिखा है और नीचे वायलेट कलर में नंबर 2 कैपिटल अकाउंट लिखा है. यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू current account and capital account. Is that clear? Now current account record 3 type of transactions. 3 प्रकार के transactions record करता है current account. नंबर एक import and export of visibles, यानी कि goods. Import and exports of goods, उसको visibles भी बोलते हैं. नंबर 2 import and export of invisible, that is services. And number 3 unilateral transfers like gift, donations, grants, received and given. ठीक है. तो current account records import and export of goods, import and export of services and unilateral transfers, gifts received and given, grants received and given by the country. Is that clear? Second account is the capital account. कैपिटल अकाउंट में कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. बोरोइंग्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक. इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, foreign institutional investments received and done by the country, inflow of gold and outflow of gold, all these are the part recorded in the capital account. अब क्या करंट और कैपिटल अकाउंट में से जाग जा लड़की, जाग जाओ ना. मैंने तो गाना गाऊंगा, जागो मोहन प्यारे. हाँ, मुझे गाना पड़ेगा सुबह सुबह और नींद आएगी फिर बेसुरा सुनकर. ओके, कम बैक. नहीं, मैं समझ सकता ये बात. 7 बजे की क्लास हो, मॉर्निंग का टाइम हो, ठंडी मॉर्निंग हो, ठंडी यानी प्लेजेंट टाइप जरा मॉर्निंग हो, पंखे एसी चल रहे हो तो नींद आना स्वाभाविक है. ये बात मैं आपकी समझता हूं, इसलिए पर फिर सोने दिया भी तो नहीं जा सकता स्क्रीन पर. चलिए देखें, तो आपको क्या लगता है ये 2 अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में से कौन सा अकाउंट ट्रेड एक्टिविटी का रिजल्ट दिखाएगा? करंट अकाउंट. इट विल बी द करंट अकाउंट दैट विल शो द ट्रेड आउटकम ऑफ द ट्रेड एक्टिविटी. इसलिए आप कई बार न्यूज में या कहीं पेपर में पढ़ते होंगे तो आप ये हमेशा रेफर होगा करंट अकाउंट डेफिशिएंट या करंट अकाउंट सरप्लस, ऐसा बोला जाता है. हेलो,
इज दैट क्लियर? तो वो करंट अकाउंट कौन सा करंट अकाउंट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? अब ध्यान दें, इसमें से भी, करंट अकाउंट में से भी वो पार्ट जो सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। ओनली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कॉन्सेप्ट वाइडर है या बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट कॉन्सेप्ट वाइडर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट वाइडर है, ठीक है ना? इट इंक्लूड्स करंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। आई होप दैट्स क्लियर? हेलो, ठीक है? ये अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है हर साल। अगर सरप्लस है तो जितना सरप्लस है जमा करके, और अगर डेफिसिट है तो बोरो करके सरप्लस करना है, बोरो करके उसको बैलेंस करना है, मगर बैलेंस करना जरूरी है। अब यह भी हो सकता है करंट अकाउंट में सरप्लस हो 500 रुपए का, मगर कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट हो 1000 रुपए का, तो ओवरऑल डेफिसिट कितना हो गया? 500 रुपए, एंड वाइस वर्सा। यानी कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो सकता है और करंट अकाउंट में डेफिसिट हो सकता है, मगर सरप्लस होना चाहिए किस में? ज्यादातर करंट अकाउंट में। इज दैट ओके? अब ये कैसे बैलेंसिंग होता है बीओपी अकाउंट? एवरी कंट्री, 164 countries of the world are members of International Monetary Fund. Okay? And all such countries who are members of IMF automatically becomes the member of World Bank. ठीक है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स की संख्या एक जितनी होगी। इनको बोलते हैं ब्रिटेन वुड ट्विंस। ब्रिटेन वुड ट्विंस, याद रखना, ये ब्रिटेन वुड ट्विंस कहीं ना कहीं आएगा आगे भी जाकर, डोंट वरी, मैक्रो में आएगा ये, ठीक? अब ध्यान दें यहां पर, तो एवरी कंट्री हैज इट्स मेंबरशिप विद आईएमएफ। अगर सरप्लस है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, तो जितना सरप्लस है दैट विल हैव टू बी डिपॉजिटेड विद आईएमएफ। इज दैट क्लियर? आपका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, उस कंट्री की बोरोइंग राइट्स भी उतने ज्यादा हो जाएंगे। इज दैट ओके? मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्म में बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेशंस में तो हम जा ही नहीं रहे। दूसरा, अगर डेफिसिट है तो आईएमएफ से बोरो करेंगे, मगर बीओपी अकाउंट को हमेशा बैलेंस करेंगे, हर साल बैलेंस करेंगे। आई होप यू गॉट इट? सरप्लस है तो आईएमएफ के पास जमा करेंगे, डेफिसिट है तो आईएमएफ से बोरो करके बीओपी अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है? So every country has to maintain this, and whatever I explained you can make it out that it is at the country level, therefore a part of study of macroeconomics. Then comes external currency, external value of currency, that is the exchange rate. Naturally जब फॉरेन ट्रेड में कंट्री है, अब ये भी मैं एक बात और बता दूं, हर कंट्री जरूरी नहीं दूसरे कंट्री से ट्रेड करती हो। फॉर एग्जाम्पल क्यूबा हैज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। कोई भी कंट्री की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी कब बोली जाती है? जब एक पर्टिकुलर देश का विश्व के दूसरे देशों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं होता, तो हम बोलेंगे उस देश की इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी है। और अगर व्यापारिक संबंध है तो वो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी है। इज दैट ओके? तो हर कंट्री जिसकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, फॉरेन ट्रेड में इंडल्ज करती है। हर कंट्री के अपने करेंसीज हैं, हर कंट्री के अपने करेंसीज हैं।
ठीक है। तो हर कंट्री की करेंसी का दूसरे कंट्री के करेंसी के मुकाबले एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। पहले इंडिया में तो कंट्रोल था, तो आरबीआई डिटरमाइन फिक्स करता था, अब इट हैज बीन लेफ्ट ओपन टू द मार्केट। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है तो उसका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। ये हर करेंसी के साथ है। हेलो, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, so how this exchange rate of the currencies are determined? What are the different ways? What is the international money market, etc.? Who are the players in the international money market, etc.? Are all a part of study of macroeconomics, and we are going to study in the second book. Okay, detail में ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। ये मैं शुरू से ही बता रहा हूं। और सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कंट्री में इन्वेस्टमेंट, जिसको दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कंटिन्यूस ग्रेजुअल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स इन द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देश में जब हर एडिशनल फैक्ट्री लगती है, फैक्ट्री में प्लांट मशीनरीज इंस्टॉल होते हैं, तो क्या हो रहा है देश में, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट? चलिए, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यह भी मैंने बताया सब किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में ग्रोथ तो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए हर 3 महीने में इकोनॉमी की कंडीशन को रिव्यू करते हैं, and whatever changes are to be made in the various policies is done by the government, so that overall average growth rate for the year improves for the best. Is that okay? So analyzing the economic growth is also important. मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पहले 5 ईयर प्लान्स होते थे, प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जब 1951 में पहला प्लान शुरू हुआ, आप अगर उनकी ग्रोथ रेट देखोगे हर प्लान 5 ईयर प्लान्स की, तो वो पर्टिकुलर प्लान में ग्रोथ रेट अच्छी रही जिन 5 सालों में नेचुरल कंडीशंस फेवरेबल रहे। नेचुरल कंडीशंस में मतलब ठीक ठाक मॉनसून, धूप लगना, बारिश आना एक्सेट्रा। जब नेचुरल कंडीशंस ठीक रहे, क्यों, हर सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रॉस्पर करेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर विल सप्लाई मोर कॉटन टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर विल सप्लाई मोर ऑयल सीड्स, मूंगफली, राई एक्सेट्रा, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को, यानी कि कई इंडस्ट्रीज को बेसिक रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर से। तो अगर एग्रीकल्चर प्रॉस्पर करेगा तो रॉ मटेरियल यूज करके दूसरे इंडस्ट्रीज भी प्रॉस्पर करेंगे, ठीक है। फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो फार्मर की भी डिमांड बढ़ेगी। मेरे पास भी बड़ा टीवी हो, मैं भी साइकिल से मोटरसाइकिल ले लूं, ठीक है ना, घर में गैस का चूल्हा ले लें, इस प्रकार से आई होप यू गेट इट। तो डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विल राइज, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर सपोर्टेड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर सपोर्टेड एग्रीकल्चर। आई होप मैंने 2-3 एग्जांपल कोट किया। और ये 2 सेक्टर में ग्रोथ आएगा तो सर्विस सेक्टर में भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगा। Therefore, economic growth is essential. Analysis of growth every year becomes necessary. ठीक है, चलिए, हो गया टाइम। Any question, any doubt? नहीं, I don't want anybody to come and say कि मेरा क्लास है। Yes,
I don't know why, but I am getting late. घर से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो रहा, क्यों 2 दिन से. I was wondering कि because my time schedule is fixed, class or no class, I get up at 5 o'clock. फिर भी थोड़ा सा लेट हो रहा, मुझे रीडिंग कट शॉर्ट करना पड़ेगा. मेरी आदत है, मैं सुबह उठ के थोड़ा बहुत ऐसे आई जस्ट गो थ्रू समथिंग फॉर रीडिंग पर्पसेस, सो वो कट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो कोई एक्टिविटी बढ़ी नहीं और मैं बढ़ा भी नहीं सकता ड्यू टू हेल्थ रीजंस, एंड therefore but getting late is not good on my part and an accept. गलत है जो गलत है, चाहे मैं हूं चाहे और कोई हो. Okay, so we shall meet tomorrow again.